नमस्कार। अभी तक मैंने 2 पार्ट्स में अपने चैप्टर 8th क्लास के 17th तारे और सौर परिवार के बारे में आपसे बातचीत की, बताया। इसमें मैं तारे और सौर परिवार में तारों के ऊपर चंद्रमा के बारे में अच्छे से बता चुकी हूँ। तारे किस प्रकार से बने हुए हैं और क्यों और किस प्रकार से ध्रुव तारा हमेशा एक ही दिशा में रहता है, ये भी मैं आपको इस एक चित्र 17.10 में ये जो एक चित्र दिया है पृथ्वी का, इसको मैंने एक एक्टिविटी जिसमें एक छिद्र वाली खाली बोल के माध्यम से मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अब बात करते हैं हम तारामंडल। तारामंडल होते क्या हैं? वो तारे या वो कुछ ऐसी आकृतियाँ, पहचाने जाने वाली किसी भी मिलती जुलती आकृतियों से विभिन्न तारे जब एक आकृति में सेट होते हैं, पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए बहुत सारे तारामंडलों की अभिकल्पना की थी। तारामंडलों की आकृतियां उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं के सदृश ही थी। रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडलों को आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसके लिए आपको यह जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारामंडल कैसा दिखाई देता है रात्रि के आकाश में, जब आकाश बिल्कुल साफ होता है। इसके लिए यहाँ कुछ आकृतियाँ हैं। पहली आकृति जिसका नाम ग्रेट बियर है, ग्रेट बियर। इसका दूसरा जो नाम है वो है बिग डिपर, और तीसरा जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया नाम है सप्तऋषि तारामंडल। इसी तरीके से दूसरा तारामंडल है ओरायन, एक शिकारी की वेशभूषा वाला तारामंडल। तीसरा है कैसियोपिया और चौथा है लियो मेजर। हालांकि और भी तारामंडल हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर ये 4 मुख्य तारामंडल के बारे में ही बात की गई है। जब सप्तर्षि, मैंने जो पहला नाम ग्रेट बियर का लिया है सप्तर्षि तारामंडल, ये हमारे सप्त ऋषि जो थे उनके नामों के नामों की पहचान को रखने के लिए कि ये वो वाला ऋषि होंगे, ये वो वाले ऋषि, इस तरीके से उनके नाम दिए। और जब उसकी आकृति एक बहुत बड़ी कलछी जो होती है उसका या कोई प्रश्न चिन्ह ही बना हुआ है, उस जैसा सा ये प्रतीत होता है। हालांकि जो अब आज के टाइम में जो हमारी एस्ट्रोनॉमी है उसमें पहला जो जहाँ कलछी का डंडा है वहाँ पे जो पहला तारा है वो अलकारत, दूसरा मिज़ा, तीसरा अलियोत, चौथा मैग्रिस, डभे और मेरख, फिफ्दा। और हमारे ऋषि मुनियों में पहला है हमारा, मैं हत्थे से ही बात कर रही हूँ, मरीचि, वशिष्ठ, श्रृंगिरस, अत्रि, ऋतु, पुलह, पुलस्त्य। ये हमारे 7 महर्षि हैं जिनके नाम से ये सप्तर्षि तारामंडल विख्यात हैं। ये आकृति है जिसमें एक बच्चा दिखाई दे रहा है कि किस तरह से किसी कलछी चम्मच से उसको अपने मुंह के पास ला रहा है और कुछ खाने या पीने की इसमें सामान उसने डाल रखा है, कुछ भी। और इसमें अब वो जो सोच रहा है कि मैंने सुना है कि सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे का भी अवलोकन हम कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को गर्मियों में रात्रि के समय लगभग 9 बजे के समय, जब चंद्रमा ना हो, उसका प्रकाश वहाँ पर बहुत अच्छा ना हो और आपको दूसरे तारे दिखाई दे सकें आसानी से, उस समय वायुमंडल बिल्कुल साफ, बिल्कुल आकाश बिल्कुल साफ हो, उस समय आप ये देखिए आकाश के उत्तरी भाग का प्रेक्षण करके सप्तर्षियों को पहचानने की कोशिश आप कीजिए। इस कार्य में आप अपने परिवार के बड़ों की भी सहायता ले सकते हैं। सप्तर्षि के सिर के 2 तारों को आप देखिए। इसके अनुसार इन दोनों तारों से गुजरने वाली सरल रेखा की कल्पना कीजिए। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाया हुआ है, बीच में ध्रुव तारा रखा गया, इसके चारों नुमा ये ध्रुव तारा, पहला वाला जो अर्सा मेजर जो हमारी जो कलछी है उसका ऊपर वाले भाग का पहला तारा, उसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में ध्रुव तारा ऊपर है।
और इसी तरीके से जो दूसरा चित्र 17.14, इसमें बीच में ध्रुव तारा है और इसके चारों ओर ही सप्तर्षि जो तारामंडल ये घूम रहा है। बिग डिपर या लियो मेजर इसके चारों ओर घूम रहा है, तो इसके अनुसार हम ध्रुव तारे की भी पहचान कर सकते हैं। तारों के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, तो यहाँ पे ये सप्तर्षि तारामंडल जो है ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर ही गति कर रहा है। ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता। पहले भी आपको बता चुकी हूँ मैं कि ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से कभी भी नहीं दिखाई देता। सप्तर्षि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी दक्षिण गोलार्ध के कुछ स्थानों से नहीं दिखाई देते। ये नोट कीजिए, सप्तर्षि के कुछ तारामंडल सप्तर्षि तारामंडल के कुछ तारे उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से नहीं दिखाई देते। ओरायन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जो एक शिकारी की वेशभूषा के रूप में है, और इसको हम सर्दी के बिल्कुल ठंडी वाले समय में आधी रात के अराउंड हम इसको देख सकते हैं। ये बहुत ही चमकीला तारामंडल है। इसमें बिल्कुल ऐसा दिखाई दिया है जैसे शिकारी की बेल्ट, बीच वाले 3 तारे चमकते हुए, ये जैसे किसी शिकारी ने अपनी कमर में बेल्ट बांध रखी है। बाकी 4 जो तारे हैं, देखिए चित्र 17.15, इसमें देखिए सीरियस बहुत चमकीला तारा है, बिल्कुल इसकी लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट, जहाँ बेल्ट शिकारी की वेशभूषा की बेल्ट के 3 तारे, बिल्कुल उसकी सिधाई में एक तारा है बहुत चमकीला जिसका नाम है सीरियस। ये आप ध्यान से देखिए, आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस ओरायन के बिल्कुल पास में है। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरायन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की हमने मन में सोचना है, कल्पना करनी है, और इसके अनुरूप ही पूर्व दिशा की ओर देखा जाए तो ये सीरियस तारा दिखाई देता है। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल है कैसियोपिया। यह सर्दियों में रात्रि के पहले ही भाग में, यानी कि शुरुआत में ही 8 और 10-11 बजे तक ये हमें दिखाई देता है, और ये अंग्रेजी के W या M इस आकृति में ये हमें दिखाई देता है। इसका नाम कैसियोपिया है। ध्यान रखिए, कैसियोपिया W या M इस रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, 3 तारामंडल तो हम यहाँ पे अब देख चुके हैं। सौर परिवार, सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं। अब देखिए, सौर परिवार में 4 चीजें तो हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ग्रह भी हैं, जैसे हमारी पृथ्वी एक ग्रह ही है, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं। अब इनके बारे में अलग अलग से हमने पढ़ना है कि ये सब आखिर होते क्या हैं। इन पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, और ये एक ग्रह ही है। हमारी पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य जो ग्रह हैं वो हैं बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। दोबारा से सुनिए, जो ग्रह है हमारी पृथ्वी के अलावा, पृथ्वी ग्रह है, इसके अलावा जो बाकी ग्रह बचे 7, वो हैं बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि पहले हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह थे, 9 ग्रह थे, लेकिन अब 8 हो गए। 9वां ग्रह का नाम था प्लूटो। अब उसको सौर परिवार से हटा दिया गया है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर ये चित्र 17.17 सौर परिवार, देखिए बहुत सुंदर सा चित्र है।
इसमें अलग अलग स्थिति दिखाई गई है। बीच में सूर्य, सूर्य से निकटतम जो तारा है, ग्रह है सॉरी, वो है बुध। बुध के बाद शुक्र। शुक्र के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये पृथ्वी से दिखाई देता है। और जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसके बाद सबसे जो चमकीला हमें तारे की नुमा ही एक आकृति दिखाई देती है, वो शुक्र ग्रह है, ना कि तारा। ये पृथ्वी से भी दिखाई देता है। और इससे पहले है बुध। बुध सबसे ज़्यादा तेज गति से चलने वाला एक ग्रह है और सबसे निकटतम भी ये सूर्य से है। इस तरीके से याद करना है। अब पृथ्वी के निकट वाले जो दो ग्रह हैं, एक तो है शुक्र और दूसरा है मंगल। एक शुक्र, दूसरा मंगल। शुक्र पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है और ये पृथ्वी से दिखाई देता है, लेकिन मंगल ऐसा नहीं, मंगल बहुत कम दिखता है। शुक्र हमेशा सुबह और शाम को लगभग दिखाई देता है। मंगल की दूरी थोड़ी सी दूर है पृथ्वी से। तो पहला नंबर पे है बुध, दूसरे नंबर पे है शुक्र, तीसरे नंबर पे है पृथ्वी, चौथे नंबर पे मंगल और पांचवें नंबर पर है बृहस्पति, छठे नंबर पर शनि, यूरेनस, देन नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं हमारे सौर परिवार के। देखिए ये सौर परिवार की कितनी सुंदर सी पिक्चर है ऊपर। इसके बाद जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारी सौर परिवार में 8 की बजाय 9 ग्रह थे, लेकिन अब 8 हो गए हैं। प्लूटो ग्रह को 2006 में हटा दिया गया और इसके हटाने का जो मुख्य कारण रहा है वो सूर्य से इसकी दूरी। यह मुख्य कारण था कि ये सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर था, इस वजह से ये हमारे सौर मंडल का अब हिस्सा नहीं रहा है, इसको हटा दिया गया है। सूर्य हमारा सबसे निकटतम तारा है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इससे हमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिलते हैं। हम जानते हैं ना कि सर्दियों के समय पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें ऊष्मा की भी आवश्यकता होती है, तो ऊष्मा भी हमें दे रहा है सूर्य और प्रकाश भी। इसी की वजह से तो दिन और रात का पता चलता है। अब ग्रह तारों की तरह नहीं होते, इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता। ये केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जैसे कि बिल्कुल चंद्रमा भी करता है। ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सबसे आसान जो विधि है, सरलतम विधि है कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। निश्चित होता है इसका पथ। इस पथ को कक्षा कहते हैं। जैसे बच्चों की भी क्लास होती है ना, कक्षा होती है, ऐसे ही सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह की अपनी एक निश्चित कक्षा होती है। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे गए समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। ये 2 शब्द याद कीजिए कि कोई भी ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है वो निश्चित पथ पे करता है, जिसको कक्षा कहते हैं। और दूसरा, कोई भी ग्रह जितने समय तक सूर्य का एक चक्कर लगाता है उस समय को उसका परिक्रमण काल कहते हैं। पहले कक्षा फिर परिक्रमण काल, ये ध्यान रखिए, 2 शब्द इंपॉर्टेंट है। ग्रहों को सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे ग्रह जो हैं वो सूर्य से दूर होते जाएंगे उतना ही वो ज़्यादा सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में समय लेते जाएंगे। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी है, गतिविधि है, जिसमें 17.18 में देखिए बीच में एक बड़ी लड़की है, बड़े साइज की, वो खड़ी हो गई है यहाँ पे। लंबाई जिसकी सबसे ज़्यादा है, उसके चारों ओर बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम यहाँ बुध, सबके हाथ में एक पेपर लिख दिया है जिस पे उनके ग्रह को ही प्रदर्शित किया गया उस पेपर ने। पहले पे बुध, दूसरा जो है वो शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल। इस तरीके से सभी बच्चे ग्रहों के अनुसार ही उस लड़की का, जो हम यहाँ पर सूर्य मान के चल रहे हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो देखेंगे कि कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा चक्कर लगा लेता है। तो
यही हमारी स्थिति जो है हमारे सौरमंडल के ग्रहों की भी होती है, जिसकी जितनी ज़्यादा दूरी होती जाएगी उसका परिक्रमण काल भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब इसमें सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते रहते हैं, उनकी भी अपनी गति होती है। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। देखिए यहाँ लट्टू कितनी अच्छी तरह से दिखा रहा है कि वो एक अक्ष पे, यहाँ पे जहाँ कील है लट्टू की, ये इस पर स्थित होकर घूम रहा है। और कभी भी लट्टू को घूमते हुए देखना, वो एक अपने पॉइंट पे तो घूमता है ही, वो चारों ओर भी घूमता है, उसका जगह भी बदलती है। तो ग्रह बिल्कुल लट्टू की भांति ही होते हैं, अपने अक्ष पर भी घूमते हैं और एक चक्कर भी लगा लेते हैं। अब यहाँ मैं आपको कह रही हूँ कि यदि किसी ने लट्टू नहीं चला के देखा तो चला के देखिए, बड़ा आनंदित होता है लट्टू चलाना भी। इससे हमारे दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन है ग्रहों के को समझने की, वो भी खत्म हो जाएगी कि किस तरीके से उनका घूर्णन काल होता है, परिक्रमण काल उनका कैसे कम हो जाता है या बढ़ जाता है। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह भी हैं, जैसे हमारा पृथ्वी का उपग्रह है। जानते हैं कौन है हमारा पृथ्वी का उपग्रह? हाँ जी, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। ऐसे ही जो अन्य ग्रह हैं हमारे सौरमंडल के, उनके भी कुछ हमें पता जो चल चुके हैं उपग्रह हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। ये परिभाषा है भाई उपग्रह की, कि उपग्रह क्या होता है? जो पहले से परिक्रमा कर रहा है उसकी परिक्रमा करने वाले। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड, जो अन्य कोई अगर खगोलीय पिंड है उसकी भी परिक्रमा करना। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि चंद्रमा जो है वो सूर्य के चारों ओर तो घूमता ही है, पहले वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों, और चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य दोनों के चारों ओर घूमता है। तो चंद्रमा उपग्रह है और पृथ्वी ग्रह। उपग्रह वो वस्तु है जो पहले से किसी घूमने वाली वस्तु के आसपास से घूम रही है। ये मान लो कि बीच में एक बड़ा सा एक काला सा कोई निशान बना दो, या एक ईंट रख दो, या 2-4 ईंटें इकट्ठी रख दो, उसके चारों ओर एक लट्टू घुमाओ तो वो ग्रह बना। और यदि लट्टू का घूर्णन काल बहुत बड़ा है तो उसके आसपास कोई छोटा सा लट्टू घुमा के देखो, यदि वो आपके लट्टू के चारों ओर घूम रहा है तो वो जो छोटा वाला लट्टू है ना, वो उपग्रह है, और थोड़ा जो बड़ा लट्टू है वो एक ग्रह है, और बीच में जो ईंटें आपने रखी हैं लाल रंग की, वो सूर्य है। वो खगोलीय पिंड है जिसके आसपास एक अन्य खगोलीय पिंड घूर्णन कर रहा है, और उस खगोलीय पिंड के भी आसपास कोई अन्य खगोलीय पिंड घूर्णन कर रहा है। तो वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो एक उपग्रह होता है, जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। बहुत से मानव निर्मित भी अब उपग्रह हो गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। क्या ये सैटेलाइट्स हैं? लगभग 4000 वर्ष पुराने ऋग्वेद में प्राचीन भारत की एस्ट्रोनॉमी खगोलिकी का उल्लेख है। खगोलिकी में कई भारतीय विद्वानों का योगदान रहा है। मुख्य रूप से जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स थे, सबसे मेन जो उनमें है वो पहले नंबर पे है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट हम जानते हैं ये बहुत बड़े खगोलिकी में योगदान देने वाली पर्सनालिटी हैं, और इन्होंने अपनी एक रचना की थी जिसका नाम रचना रचित है उनकी, वो है आर्यभट्टिया, जिसे उन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में ही 499 क्राइस्ट बिफोर में लिखा था। उसमें पृथ्वी के व्यास का मान, प्रचलित जो मान है, अभी वाला जो व्यास का मान है उसके बिल्कुल नियर अबाउट है, बिल्कुल उसके नियर अबाउट ही है इनका। आर्यभट्ट ने सुझाया कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट जी ने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी एक गोल है और ये अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है।
पृथ्वी के नक्षत्र काल के लिए उनका अनुमानित मान जो था वो 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड वर्तमान में ज्ञात मान के बहुत बहुत पास में है, बहुत पास में है। अब हम क्या कह रहे हैं, 24 घंटे, बहुत पास में है। चंद्रमा तथा ग्रह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन द्वारा चमकते प्रतीत होते हैं, ये उन्होंने ही कहा था। इनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये सिर्फ सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं। ये आर्यभट्ट जी ने ही सबसे पहले बताया था। उन्होंने चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भी वैज्ञानिक व्याख्या दी थी। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण की परिघटना हो जाती है। ऐसा होता है हमेशा। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का मान वर्तमान में ज्ञात दूरी के बहुत बहुत करीब है। तो बहुत बड़े ये हमारे खगोलिकी हुए हैं। अब हमारा पहला जो ग्रह है सौरमंडल का, उसका नाम मैंने पहले बताया कि बुध है। बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और ये सबसे ज़्यादा जल्दी से चलने वाला ग्रह है और बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है, इसलिए हमें ये दिखाई नहीं देता है। सूर्य हमारे जब पृथ्वी के आकाश में जब ये उदय होता है सूर्य, यानी कि पृथ्वी उसके सामने आती है, तो उससे थोड़ा सा पहले इसे थोड़ा सा देखा जाता है, लेकिन इतना ही हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। दूसरे नंबर पे शुक्र, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि ये तो एक ऐसा ग्रह है जो इतना चमकीला है कि लगता है जैसे तारा है, और पृथ्वी से लगभग आराम से इसको सुबह और शाम को देखा जाता है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई चंद्रमा नहीं है। अब यहाँ पे शुक्र की भी कलाएं हैं। चित्र 17.20 में शुक्र की कलाएं। उसके बाद पृथ्वी के लिए मैं आपसे बहुत डिटेल में बात करने वाली हूँ। ये मैं आपसे बात करूँगी अपने पाठ नंबर 4 में।